हम लोग बात करने वाले थे आपका अनुच्छेद 21 पे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आर्टिकल की सबसे पहली व्याख्या ए.के. गोपालन में आई है और आज की डेट पर चारों शब्दों की व्याख्या होती है। ठीक है, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया, इन चारों शब्दों की व्याख्या होती है और ये जानने की कोशिश होती है कि प्राण की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है, कानून यानी विधि जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है उसका अर्थ क्या है, और विधि की प्रक्रिया इसका अर्थ क्या है। और जानने की कोशिश नहीं होती बल्कि जान लिया गया है। इन चारों शब्दों की अधिकृत व्याख्या ये मेनका गांधी में आ गई। लेकिन प्रथम बार जब इस अनुच्छेद की व्याख्या का सवाल उठा वो 1951 ए.के. गोपालन के मुकदमे में उठा और तब इन चारों शब्दों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठाओ ऐसी बात नहीं थी, बल्कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस शब्द के अर्थान्वयन के संबंध में प्रश्न उठा था। ए.के. गोपालन के मुकदमे में जो मुख्य सवाल था वो केवल इतना था कि अनुच्छेद 21 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता और उसकी दैहिक स्वतंत्रता इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस शब्द का अर्थ आखिर क्या है? ये जो शब्दावली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्यों? इसलिए क्योंकि विधि शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। विधि शब्द का एक अर्थ वो निकाला जाएगा जो कि पॉजिटिविस्ट यानी प्रमाणवादी विचारधारा के लोग उसे देते हैं। प्रमाणवादी विचारधारा हम लोगों ने विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी है, और प्रमाणवादी विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा ये दो विचारधाराएं कहां? जूरिस्प्रूडेंस, जो कि राज्य की भूमिका इसको विधायन के क्षेत्रों में देखते हैं। और इन दोनों विचारधाराओं की ये मान्यता है कि जब तक राज्य इसके द्वारा कोई कानून मान्यता प्राप्त न हो तब तक उसे कानून नहीं कह सकते। और इन दोनों विचारधाराओं की मान्यता यह भी है कि राज्य जिसे मान्यता दे रहा है वो कानून है, वो आपके मुताबिक कानून होने योग्य है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि प्रत्येक चीज का एक अंतर्निहित गुण है, उस अंतर्निहित गुण के आधार पर ही कोई भी चीज किसी भी चीज के रूप में कैटेगराइज की जाती है। प्रत्येक चीज का एक निश्चित गुणधर्म है। जब तक वो गुणधर्म उस चीज में न हो तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक चीज है, ये बोला ही नहीं जा सकता। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, अगर रसायन शास्त्र की भाषा में बात करें, तो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व
कुछ निश्चित प्रकार के गुणधर्मों को अपने में समेटे हुए है। जब तक वो गुणधर्म उस चीज में न हो, आप उस चीज को वो चीज कही नहीं सकते। और अगर आप किसी ऐसी चीज को जिसमें उस चीज के होने के संबंध में जो गुणधर्म होने चाहिए वे अनुपस्थित हैं, और फिर भी आप किसी चीज को कोई नाम या किसी चीज के नाम से पुकार रहे हो, तो आपके पुकारने मात्र से उस चीज में उस वस्तु के गुणधर्म उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप चूने को दही कहना शुरू करोगे तो चूना दही नहीं हो सकता, ठीक है। चूने के गुणधर्म अलग हैं और दही के गुणधर्म अलग हैं। तो ऐसे ही प्राकृतिक विचारधारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में है वो कानून के कुछ निश्चित गुणधर्म बताती है। वो कहती है कि कानून का मतलब यह हुआ जो कुछ युक्ति संगत है, जो निष्पक्ष है, ठीक है, जो न्यायपूर्ण है, उसी को कानून कह सकते हैं। कानून का यह अंतर्निहित गुण है कि वो निष्पक्ष होगा ही, वो न्यायपूर्ण होगा ही, वो युक्ति संगत होगा ही। और प्राकृतिक विधि विचारधारा ये कहती है कि जो निष्पक्ष नहीं है, जो न्यायपूर्ण नहीं है, जो युक्ति संगत नहीं है, वो कानून के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून है ही नहीं, उसे कानून नहीं कहा जा सकता। जबकि जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, जो प्रमाणवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनमें ऑस्टिन, बेंथम, सामंड, हॉलैंड, ठीक है, ब्लैकस्टोन, केल्सन, ये प्रमुख नाम है। ये सारे के सारे ये कहते हैं कि ऐसी बात ही नहीं है। अगर राज्य किसी चीज को कानून की मान्यता दे रहा है तो वो कानून है। आप उसे कानून मानते हैं या आप उसे कानून नहीं मानते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कानून है। कानून आपकी मान्यता पर आधारित नहीं है। कानून राज्य द्वारा घोषित है और राज्य जिस चीज को कानून की मान्यता दे देगा वो चीज कानून मानी जाएगी। ऐसा पॉजिटिविस्ट विचारधारा के लोगों का कहना है। तो कानून के दो स्वरूप जाने गए हैं। कानून शब्द एक स्वरूप में लेक्स इस नाम से जाना जाता है। लेक्स माने होता है इनेक्टेड लॉ, अधिनियमित विधि, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लेक्स के उदाहरण हैं। ये अधिनियमित विधि के उदाहरण हैं। और दूसरा होता है जस, जिसे सुविधि ये कहा जाएगा। और आपसे अक्सर प्री में यह भी पूछ लिया जाता है कि लेक्स इस शब्द का अर्थ क्या है। अधिनियमित विधि, सुविधि, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो लेक्स का अर्थ है अधिनियमित विधि, यानी लेक्स राज्य द्वारा घोषित विधि। तो एके गोपालन के मामले में सबसे पहली बार यही सवाल उठा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या इन शब्दों का अर्थ यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि
कौन सी विधि, लेट्स या जस्ट, क्योंकि कानून इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है, कानून बृहद अर्थों में या कानून सच्चे अर्थों में, उसी को माना जा सकता है जो क्या हो, जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। और अगर कोई कानून है मीनिंग देयर बाय, उसे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उससे अधिनियमित किया गया है, तो क्या उसे कानून माना जा सकता है यदि वो जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं। क्योंकि कानून का जो बृहद अर्थ है वो अर्थ ये है कि उसे जस्ट होना ही चाहिए, उसे फेयर होना ही चाहिए, उसे रीजनेबल होना ही चाहिए। और अगर कोई कानून, जैसे संसद कल कोई कानून पास करे कि जो दिल्ली में रहेगा सिर्फ वही राष्ट्रपति हो सकेगा, सिर्फ वही प्रधानमंत्री हो सकेगा, और इसको लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर पारित कर दें, एक भी वोट विरोध में ना जाए, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दें, तो क्या इसे कानून माने? क्योंकि लेट्स, इसके होने के लिए जितनी जरूरतें बताई गई हैं वो सारी की सारी इस कानून के संबंध में पूरी हो गई। जो तरीका कानून बनने का है उस तरीके से इस कानून को अधिनियमित किया गया है, लेकिन फिर भी दुनिया में शायद ही कोई हो जो इसे कानून मान ले, क्योंकि दिल्ली के लोगों में कोई विशेष बात नहीं है अनुच्छेद 14 नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद ये कानून हो सकता है? भाई अनुच्छेद 14 तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 से पूर्व कोई अनुच्छेद 14 तो नहीं था, और उस समय भी डीएम यही प्रशासन चला रहा था, उस समय भी यही आईपीसी ये लागू हो रही थी, सब कुछ तो यही था। तो फिर आखिर आप ये क्यों कहते थे? आपसे मेरा मतलब फ्रीडम फाइटर से, वो ये क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन एक अत्याचारी शासन है? अनुच्छेद 14 तो नहीं है, और जब अनुच्छेद 14 नहीं है तो मसूरी में या नैनीताल में माल रोड, यानी अंग्रेजों के चलने के लिए अलग सड़क और भारतीयों के चलने के लिए अलग सड़क, ये बनाया जाना अनुचित कैसे है? ठीक है, या अनुचित शब्द का प्रयोग न करें, बल्कि ये कहें कि ये गैर कानूनी कैसे है? ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 तो नहीं है। और माल रोड, अगर आप हिल स्टेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे माल रोड ऊंचाई पर होता है और सामान्य सड़क नीचाई पर होती है। तो सामान्य सड़क पर भारतीय चलते थे और माल रोड पर अंग्रेज। तो ये व्यवस्था जो अंग्रेजों को एक श्रेष्ठता ये प्रदान करती थी, इसको गलत कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 14 तो 26 जनवरी 1950 को पहली बार अस्तित्व में आया।
लेकिन क्या ये कहना ठीक है? बल्कि कहना तो ये ठीक है कि अनुच्छेद 14 में जो कुछ आपने कहा वो पहली बार अधिकृत रूप में आपने 26 जनवरी 1950 को कहा। अनुच्छेद 14 में जो अंतर्भूत है, वहां जो अंतर्निहित है, वो तो इस सृष्टि के प्रारंभ से ही यहां मौजूद था। बात तो ये ठीक है। यानी कानून यही हो सकता है कि सब बराबर है। ये बराबरी की घोषणा अधिकृत रूप में 26 जनवरी 1950 को हुई, ये ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि बराबरी पहली बार 26 जनवरी 1950 को आई और चलिए अब तो बराबरी आ गई ना। तो अगर यह माना जाए कि दिल्ली यहां के रहने वाले लोग सिर्फ वही देश के महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे, ऐसा कानून संसद पारित करे और सर्वसम्मति से पारित करे, सर्वसम्मति से, तो क्या यह कानून हो सकता है? दुनिया में शायद ही कोई हो। अनुच्छेद 14 हो न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी दुनिया में शायद ही कोई हो जो इस बात को सही बताए कि कोई बात सिर्फ उस प्रक्रिया से पारित कर देने के आधार पर ही कानून बन जाएगी जो कानून के निर्माण के लिए प्रक्रिया बताई गई है। सिर्फ उस प्रक्रिया से कोई चीज अधिनियमित हो जाए और कानून बन जाए, ऐसी बात दुनिया में शायद ही कोई हो जो स्वीकार कर ले। ठीक है, इसका मतलब लेक्स यानी अधिनियमित विधि, ये कानून का ठीक स्वरूप नहीं हो सकता। ये कानून का ठीक स्वरूप तभी मानी जा सकती है जब इसमें सुविधि, इसके तत्व मौजूद हो। अदरवाइज इसको कानून का ठीक उदाहरण ये नहीं माना जा सकता। यानी कानून के जो दो स्वरूप या कानून के जो दो प्रकार हमारे सामने हैं, लेक्स और जस। लेक्स का मतलब है अधिनियमित विधि और जस का मतलब है सुविधि। सुविधि यानी विधि के सारे लक्षण जिसमें मौजूद हैं उसे हम जस कहते हैं, और जो सिर्फ अधिनियमित विधि है या जो जस के साथ अधिनियमित विधि भी है उसको हम लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो एके गोपालन में मुख्य सवाल यही उठ रहा है कि यहां कहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर आप किसी व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते हैं, उसे उसकी प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना चाहते हैं, तो आप ऐसा विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये तो सामान्य बात है जो लिखी है, ये तो सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन सी विधि है? वो विधि जिसे जस कहा जाता है, या वो विधि जिसे लेक्स कहा जाता है? कौन सी विधि? आप ये कह रहे हैं ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उससे आप वंचित कर सकते हैं। तो कौन सी विधि है?
वो विधि जिसे प्राकृतिक विधि विचारक जस का नाम देते हैं और जिसे सुविधि कहा जाता है, यह वो विधि जिसे अधिनियमित विधि इस रूप में जाना जाता है और आम समाज जिसकी पहचान आसानी से कर सकता है। सुविधि को पहचानना यह विधि शास्त्री का काम है। जुरिस्ट यह सोचता है कि सुविधि क्या हो, क्योंकि यह जुरिस्ट का काम है। वो ये सोच पाता है कि कानून ये नहीं हो सकता कि दो व्यक्ति असमान है, एक का फेवर करे कानून और दूसरे का फेवर न करे। यानी ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ ढंग से कानून की विशेषताएं क्या होती हैं, यह सोचना विधिशास्त्री का काम है। और वही पहचान भी सकता है कि कोई विधि सुविधि है या नहीं। आम समाज जो कानून को आइडेंटिफाई करता है, वो उसी कानून को आइडेंटिफाई करता है जो अधिनियमित विधि के स्वरूप में समाज के सामने मौजूद होता है। ठीक है, आम समाज के लिए जो लॉ है वो कौन सा है? इनेक्टेड लॉ, यानी लेक्स, इस सूरत का जो कानून है उसी को वो कानून मानते हैं। लेकिन एक विधिशास्त्री लेक्स को कानून मानेगा तब जब उसमें जस की विशेषताएं हों। ठीक है, लेक्स दोनों बातें हो सकती हैं। लेक्स में जस की विशेषताएं हों, यह भी हो सकता है, और लेक्स जस की विशेषताओं से हीन हो, यह भी हो सकता है। जब आप कहते हैं काला कानून, तो आप काला कानून किसे कहते हैं? जिसमें जस की विशेषताएं नहीं है, उसी को तो काला कानून कहा जाता है। जिसे आप काला कानून कहते हो, विधायिका से तो अधिनियमित वो भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो विधायिका से अधिनियमित न हो, वो तो होता ही है। पास तो उसे भी संसद करती है, पास तो संसद के करने के उपरांत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वो भी उस पे होते हैं। हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मर्यादाएं उनको भी पूरा कर रहा हो, यह भी संभव है। 20 बार कोर्ट ने कहा हम ये नहीं बताएंगे कि क्या कानून लेजिस्लेचर बनाएगी क्या नहीं बनाएगी, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेशन किया वो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में था या नहीं था, बस हम इतना देखेंगे। इसके अलावा देखना मेरा काम ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना देखेंगे कि 245, 246, 243, 248 इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसका उपयोग करते हुए संबंधित विधायिका ने कानून अधिनियमित किया है या नहीं। जो फंडामेंटल राइट्स या अन्य संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, अन्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यताएं हैं, उनका ध्यान विधायिका ने रखा है या नहीं। हम तो सिर्फ इतना देखेंगे, बाकी विधायिका जाने। लेकिन इसके बाद भी उस कानून को काला कानून कहकर उसका विरोध होता है, और कई बार लेजिस्लेचर वापस भी लेती है, सरकार वापस भी लेती है। ठीक है, यानी लेक्स में जस की विशेषताएं हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों बातें संभव है। तो अगर लेक्स में जस की विशेषताएं नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लेक्स है, यानी अधिनियमित विधि तो है, उस विधि को
उस प्रक्रिया से अधिनियमित किया गया है। जो प्रक्रिया संबंधित देश में विधायन के लिए बताई गई है, जैसे हमारे यहां क्या बताया, संसद के दोनों सदनों से पारित हो, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, अगर राज्य का कानून है और द्विसदनीय विधानमंडल है तो दोनों सदन, और अदरवाइज विधानसभा ये पास करे और राज्यपाल के हस्ताक्षर हो। अगर संबंधित कानून ऐसा है जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति की राय के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति संबंधित कानून के संबंध में होनी चाहिए। ये तो आपका अधिनियमन की प्रक्रिया जो बताई गई हमारे यहां, ऐसे दुनिया के सारे देशों में, ठीक है, कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई कानून उस तरीके से, जो तरीका कानून बनाने के लिए बताया गया है, अगर कोई कानून उस तरीके से बनाया गया है, उस दिशा में जो कानून है, क्या उसे हम जस्ट मान लें ऑटोमेटिकली? क्या हम ये परीक्षा न करें कि उसमें जस है, जस की विशेषताएं है या नहीं, जबकि हो दोनों बातें सकती। अधिनियमित तो कुछ भी हो सकता है भाई। इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह इनेक्ट किया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। तो क्या हम मान लें कि यह कानून हो सकता है? तो अधिनियमित तो कुछ भी हो सकता है, और जो अधिनियमित हो गया क्या हम उसे कानून माने? क्योंकि अधिनियमित जो कुछ हुआ उसमें संबंधित विधायिका सुविधि के गुण रहे, इसकी चिंता करते हुए कानून का अधिनियमन कर सकती है। और अगर विधायिका में बैठे हुए लोग ठीक नहीं तो वह अधिनियमन करेंगे, और जो चाहेंगे अधिनियमन करेंगे, और उनके द्वारा चाहा गया हो सकता है संवैधानिक सीमाओं के भीतर भी हो। यह भी हो सकता है कि वो संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो। क्या इस आधार पर ही कि वो संवैधानिक सीमाओं के भीतर आ गया है, ये शब्द न कहें बल्कि ये शब्द कहें कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर प्रतीत हो रहा है, केवल इसी कारण, या संविधान की सीमाओं के भीतर माना जा सकता है, केवल इस आधार पर हम प्रत्येक अधिनियमित विधि को विधि मान लें। और अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर ऐसी विधि जिसमें सुविधि की विशेषताएं नहीं है, उसके द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है उसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है तो क्या यह माना जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया गया है? क्या यह कहा जा सकता है? अरे भाई, आप जिसे विधि का नाम दे रहे हो उसमें विधि के आवश्यक गुण है ही नहीं, या ऐसे कहें कि विधि के आवश्यक गुणों में से सिर्फ एक कि वो अधिनियमन की प्रक्रिया से
अधिनियमित है, इसे छोड़कर उसमें विधि के कोई गुण मौजूद ही नहीं है, ठीक है, वो न्यायपूर्ण नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, ठीक है, वो युक्ति संगत नहीं है, सिर्फ अधिनियमित है। और आपने उसके माध्यम से किसी व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इससे वंचित किया है। तो क्या हम ये मान लें या क्या ये माना जा सकता है किसी भी सामान्य बुद्धि के मनुष्य के द्वारा कि आपने किसी व्यक्ति को जिसे ऐसी विधि के माध्यम से उसकी प्राणों स्वतंत्र दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, क्या इस व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया, ये माना जा भी सकता है? ये कोई मानेगा? ठीक है, तो एके गोपालन में यही सवाल उठाए है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी विधि इसके माध्यम से उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है जिस विधि में सुविधि के गुण नहीं है, तो क्या इस व्यक्ति का अनुच्छेद 21 ये वायलेट नहीं हुआ? क्योंकि अनुच्छेद 21 ये कह रहा था कि आप विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित करेंगे, अन्यथा नहीं। इसका मतलब फ्रेमर्स बड़ा जोर देना चाहते थे इस बात पर। इसका अर्थ यह निकला कि फ्रेमर्स बहुत जोर दे रहे थे इस बात पर कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित करेंगे, अन्यथा नहीं। और आपने ऐसी प्रक्रिया से और ऐसी विधि से उसे वंचित किया है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, जो सिर्फ अधिनियमित विधि है। उसमें विधि के लक्षणों में सिर्फ एक मौजूद है, बाकी सब अनुपस्थित हैं। तो क्या यह न माना जाए कि उसका अनुच्छेद 21 वायलेट हुआ है? दिस इज द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, ये दार्शनिक पृष्ठभूमि है एके गोपालन के मुकदमे की। लेकिन यथार्थ में, ठीक है, एके गोपालन में इस बात को कहने के लिए कि अनुच्छेद 21 में यह जो कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, इस बात को कहने के लिए 3 तर्क ये विकसित किए गए और ये कहा गया, 3 तर्क मुख्यतः दिए गए। एक बात पहली जो कही गई है वो यही कही गई कि अनुच्छेद 21 में ये जो शब्द प्रयोग है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, यहां जिस विधि की अपेक्षा की गई है, फ्रेमर्स ने यहां जिस विधि का उल्लेख किया है वो विधि अधिनियमित विधि मात्र नहीं है। वो विधि कैसी है? वो विधि ऐसी है जिसमें नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ये शामिल है। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जिस विधि में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, वो विधि सुविधि की परिभाषा में आ जाएगी, ठीक है, उसे सुविधि ही कहेंगे। अब देखिए एक चीज और समझ लें यहीं पर, एके गोपालन और मेनका गांधी है, इसमें एक फर्क यह भी है कि एके गोपालन के मामले में अनुच्छेद 21 की कोई व्याख्या इस प्रकार से नहीं हुई थी कि अनुच्छेद 21 का कोई संबंध
सबस्टेंटिव लॉ इससे हो सकता है, ठीक है ना। सबस्टेंटिव लॉ आपको मालूम है, उस कानून को कहते हैं जो आपको कोई अधिकार दे, आप पर किसी कर्तव्य का अधिरोपण करे, आपको किसी दायित्व के अधीन लाने की परिस्थितियां, कि किन परिस्थितियों में आप अमुक दायित्व के अधीन होंगे, इस प्रकार का वर्णन करें, आप में कोई योग्यता उत्पन्न करे, आप में कोई निर्योग्यता उत्पन्न करे, ये सारा कुछ क्या कहलाता है? सबस्टेंटिव लॉ। जो भी कानून इस प्रकार की चीजों को उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सबस्टेंटिव लॉ। और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। जो प्रोसीजरल लॉ है वो सबस्टेंटिव लॉ के द्वारा उत्पन्न किए गए जो अधिकार दायित्व आदि हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, फोरम, इस सब का निर्धारण ये करता है, ठीक है। तो मेनका गांधी इसमें जब डिसीजन आएगा तो एक बात कोर्ट कहेगा कि अनुच्छेद 21 का संबंध सबस्टेंटिव लॉ से भी है, प्रोसीजरल लॉ से भी है, ठीक है। दोनों प्रकार के कानून अनुच्छेद 21 की जद में आते हैं, ठीक है। मेनका गांधी में यह विशेष बात आएगी क्योंकि मेनका गांधी में यह कहा जाएगा कि प्राण की स्वतंत्रता, इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ जीने से नहीं लिया जा सकता, बल्कि प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ गुणवत्ता युक्त जीवन ये माना जाएगा, ठीक है। क्वालिटीफुल, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, ठीक है। और ये जो फ्रेज है, आपसे ये भी पूछा जाता है, ये जो फ्रेज है कि प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ अस्तित्व की स्वतंत्रता नहीं है, ये किस मुकदमे में पहली बार कहा गया? तो दैट इज अमेरिकन केस, ठीक है। मन वर्सेस इलियन, ठीक है, MUNN वर्सेस इलियंस, ये मुकदमा है अमेरिकन, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने पहली बार इस शब्दावली का उपयोग किया था, ठीक है। क्योंकि हमारे यहां जो अनुच्छेद 21 है, इसी प्रकार की शब्दावली को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, शामिल किया गया। और वहां हमारे अनुच्छेद 21 से सिर्फ एक अंतर है, हमारे यहां कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता, उसकी दैहिक स्वतंत्रता, इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वहां कहता कि प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति की स्वतंत्रता, वहां संपत्ति की स्वतंत्रता और शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों में जो संबंधित मूल अधिकार है, उसकी जो शब्दावली है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो एके गोपालन और मेनका गांधी में एक फर्क यह भी है कि एके गोपालन जो संबंध रखता है वो सिर्फ इस बात से संबंध रखता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। एके गोपालन में अन्य बातों पर विचार ही नहीं हुआ, यानी एके गोपालन सिर्फ इतनी बात पर निर्णय करता है कि अगर व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो किस विधि की प्रक्रिया से उसे वंचित किया जाए, अधिनियमित विधि की प्रक्रिया से या सुविधि की प्रक्रिया से, ठीक है। अगर अधिनियमित विधि में सुविधि के गुण हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर
अधिनियमित विधि में सुविधि के गुण नहीं है, क्या तब किसी व्यक्ति को उसकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है या नहीं? दिस इज द इशू। ठीक है, डिबेटेबल इन द केस ऑफ ए के गोपालन। ए के गोपालन में जो बहस है वो सिर्फ इतनी बात पर है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसी विधि जो सिर्फ अधिनियमित विधि की श्रेणी में है, जिसमें सुविधि के गुण नहीं है, और सुविधि के गुण अगर आप किसी भी कानून में उत्पन्न करना चाहो तो आपको उसमें प्राकृतिक न्याय शामिल करना पड़ेगा, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आपको मालूम है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सामने वाले को मिलनी चाहिए। ठीक है, सुनवाई का अवसर ये सामने वाले को मिलना चाहिए, और जो निर्णायक है, जिसे निर्णय लेना है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, और निर्णायक प्राधिकारी का जो निर्णय आए वो सकारण होना चाहिए, वो अपने निर्णय के कारण भी बताए कि उसने जो भी निर्णय दिया वो क्यों दिया। तीनों बातें होनी चाहिए, और अगर किसी कानून में तीनों बातें नहीं हैं तो उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपस्थिति है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपस्थिति की दशा में उस विधि को सुविधि नहीं माना जा सकता। ठीक है ना? ये सुविधि की डेफिनेशन है। तो अनुच्छेद 21 के जो कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, ए के गोपालन में यही विचार है कि व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, दैहिक स्वतंत्रता शब्द का क्या मतलब है, इस पर जोर नहीं है ए के गोपालन में। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, उसमें क्या क्या शामिल है, इस पर बहुत विचार नहीं हो रहा है। प्राण की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, इस पर बहुत विचार नहीं हो रहा है। मुख्य इशू यह है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे वंचित करेंगे। ठीक है, तो लॉ जिसके प्रोसीजर से व्यक्ति को वंचित करना है, उस लॉ को किस ढंग का होना चाहिए? लेक्स के ढंग का, या यूं कहें ऐसे लेक्स के ढंग का जिसमें जस के गुण शामिल हैं, या ऐसा लेक्स जो सिर्फ लेक्स है और जस के गुणों से हीन है। ठीक है, इस पर विवाद है। और विवाद क्यों है? क्योंकि ए के गोपालन के मामले में पिटिशनर्स का कहना यह है, पिटिशनर तो नहीं कहना चाहिए, पिटिशनर कहना चाहिए, क्योंकि एक ही पिटिशनर है। क्योंकि उस मामले में पिटिशनर का कहना यह है कि आपने जिस विधि के माध्यम से मेरी दैहिक स्वतंत्रता को, ठीक है, छीना है, मेरी दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया है। क्योंकि ए के गोपालन में हुआ क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको हमने कहा था डिटेंशन दो प्रकार के हैं, एक प्यूनिटिव है और एक प्रिवेंटिव है। ठीक है, एक दांडिक निरोध है जिसे आप प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, और एक निवारक निरोध है जिसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। दोनों के बीच अंतर यह है कि प्यूनिटिव डिटेंशन में आप उस काम के लिए निरोध में रखे जाते हैं जो आप भूतकाल में कर चुके हैं। आपने अपराध भूतकाल में किया है, उसके लिए दंडित आज हुए हैं। ठीक है, और आज के बाद भविष्य में आप डिटेंशन में होंगे, तो प्यूनिटिव डिटेंशन में व्यक्ति उस कार्य के लिए डिटेन होता है जो भूतकाल में हुआ,
और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भूतकाल में आपने जो कुछ किया उसे सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है और आपके भविष्य के कामों के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और अगर वो अंदाजा इस ओर इंगित करता है कि आपके काम भविष्य में ऐसे हो जाएंगे जिनसे समाज को नुकसान होगा, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। यानी मुख्य अंतर आया प्यूनिटिव में पास्ट एक्ट और प्रिवेंटिव में फ्यूचर एक्ट। ये डिटेंशन का आधार है, ठीक है ना। और पास्ट एक्ट अपराध के रूप में, और यहां जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजेंगे तो वो पास्ट एक्ट जो अपराध के स्वरूप का है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने के आधार के रूप में काम करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। ये दोनों डिटेंशन का आधार है। तो एके गोपालन में निवारक निरोध में व्यक्ति को भेजा गया था, यानी एके गोपालन प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजे गए थे, ना कि प्यूनिटिव डिटेंशन में। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजे गए थे। और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध में जिस व्यक्ति को रखा जाएगा उसके अधिकार क्या होंगे, ये हम लोग अनुच्छेद 22 अगला पढ़ेंगे, उसमें 4 से 7 तक बताया गया है कि 4 to 7 अनुच्छेद 22 4 से लेकर 7 तक उन विशेषताओं का वर्णन करता है, ठीक है, या उन अधिकारों का वर्णन करता है जो उस व्यक्ति को आपको देने ही होंगे जिसे आपने निवारक निरोध में भेजा है। उसके अलावा निवारक निरोध में जो व्यक्ति भेजा गया है उसके अधिकारों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एके गोपालन में व्यक्ति निवारक निरोध में थे, यानी एके गोपालन यानी पिटिशनर निवारक निरोध में थे। और एके गोपालन का कहना यह था कि आप मेरी दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, ठीक है, इस पर बहुत विचार नहीं हो रहा। एके गोपालन का कहना यह है कि आपने हमें एक जगह पर बंद कर दिया है, ठीक है, निवारक निरोध में रख दिया, कारागार में रख दिया। इस वजह से, ठीक है, मेरी आने जाने की स्वतंत्रता बाधित हो गई है। बड़ा सीमित आर्गुमेंट लिया जा रहा है, जबकि आज की दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में यह भी शामिल है कि कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, यानी शादी करने की स्वतंत्रता यह भी शामिल मान ली गई। लेकिन चूंकि शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, तो दैहिक स्वतंत्रता पर बहुत जोर नहीं है, यह दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है इस पर बहुत जोर नहीं है। उनका कहना यह है कि आपने मेरी दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया है, आपने हमें निवारक निरोध में रख दिया, और ऐसा जिस विधि के आधार पर आपने किया है उस विधि को लेक्स तो कहा जा सकता है, उसे अधिनियमित विधि तो कहा जा सकता है, लेकिन वो जस की विशेषताओं को पूरा नहीं कर रही है। यानी आपने जिस विधि के आधार पर हमें निवारक निरोध में भेजा है, यानी जिस विधि के आधार पर या जिस विधि की प्रक्रिया से आपने मेरी दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया है, वो लेक्स तो है, वो अधिनियमित विधि तो है, लेकिन वो ऐसी अधिनियमित विधि है जिसमें जस के गुण शामिल नहीं है, ठीक है, यानी दैट इज द मियर पीस ऑफ, ठीक है, लेजिस्लेशन दैट इज मियर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, बट दैट कांट बी सेड बाय अस एज अ गुड लॉ, ठीक है ना। वो सुविधा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अधिनियमित विधि इसी श्रेणी की है, इसके अलावा वो नहीं।
ठीक है, वो अन्य प्रकार की सुविधि होने लायक विधि नहीं है। ये ए.के. गोपालन पिटिशनर का कहना था और अपनी बात कहने के लिए उसने 3 आर्गुमेंट दिए। ठीक है, वो सुविधि नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहा कि ये सिर्फ इनेक्टेड लॉ है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये सुविधि नहीं है। ठीक है ना, सुविधि क्यों नहीं है? उसका कहना है ये सुविधि इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत 3 आपको बताए हैं, इन तीनों को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए ये इनेक्टेड लॉ यानी लेक्स तो है लेकिन जस्ट नहीं है। ठीक है, और चूंकि ये जस्ट नहीं है, ये सिर्फ लेक्स है, ये सिर्फ अधिनियमित विधि है, ये सुविधि नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आपने मेरी दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ठीक है, सीमित किया है, हमें मेरी दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया है, ये कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सुविधि नहीं है, और सुविधि नहीं तो विधि की डेफिनेशन में नहीं, क्योंकि विधि का अर्थ इस आर्टिकल में इनेक्टेड लॉ नहीं है, यानी लेक्स नहीं है, जस है। और अगर लेक्स भी मान ले तो ऐसा लेक्स जिसमें जस शामिल है, और अगर जस शामिल हो गया तो फिर जस कहना ज्यादा ठीक होगा, लेक्स कहना उतना ठीक नहीं होगा। यानी पिटिशनर का तर्क है कि यहां विधि शब्द का अर्थ सुविधि है। आपको हमें ऐसी विधि के द्वारा या ऐसी विधि की स्थापित प्रक्रिया से आपको हमें वंचित करना चाहिए मेरी दैहिक स्वतंत्रता से, जो सुविधि की डेफिनेशन में हो, जो खाली अधिनियमित विधि की डेफिनेशन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, और चूंकि इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये विधि ही नहीं है। और जब ये विधि नहीं है तो मेरा जो डिटेंशन है ये अवैध हो जाता है, और अगर अवैध हुआ, ठीक है ना, तो प्रत्येक इलीगल डिटेंशन के प्रति जो रेमेडी है वो क्या है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जारी हो जाना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो और मेरे इस निवारक निरोध को खत्म किया जाए। दिस इज द आर्गुमेंट। और सुविधि नहीं है क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल नहीं है, और जितना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल नहीं होंगे वो सुविधि नहीं कहला सकती। एक तर्क कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं है इस विधि में, जिसके आधार पर आपने हमें निवारक निरोध में रखा है, इसलिए यह सुविधि की संज्ञा से हीन है। पहला तर्क। दूसरा, ठीक है, क्या कह रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। ठीक है, यह कह रहा है। तो विधि द्वारा स्थापित, विधि कौन सी होनी चाहिए? सुविधि। विधि कौन सी होनी चाहिए? सुविधि। और उसकी स्थापित प्रक्रिया सुविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हमें वंचित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, यह कहना है। और सुविधि जिस प्रक्रिया को स्थापित करेगी, उस प्रक्रिया को अगर हम नाम दें तो वो नाम क्या हो सकता है? सम्यक प्रक्रिया। सुविधि की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? सम्यक प्रक्रिया। ठीक है ना, सम्यक प्रक्रिया को अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यही कहा जाएगा। तो ए.के. गोपालन का दूसरा तर्क है कि यहां जो शब्द प्रयोग है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि का अर्थ सुविधि से लिया जाएगा, क्योंकि मियर इनेक्टेड लॉ विधि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विधि का अर्थ सुविधि से लिया जाएगा, और फिर उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। और सम्यक प्रक्रिया
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाएगी। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, नोटिस, हमें सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है, कि हमें क्यों बंद किया जा रहा है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होनी चाहिए। तीसरा, यानी सुनवाई का अवसर, सूचना होनी चाहिए, सुनवाई का अवसर होना चाहिए। तीसरा, निष्पक्ष न्यायाधिकरण यह होना चाहिए। इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल यह होनी चाहिए। और चौथा, ऑर्डरली प्रोसीजर, ठीक है, व्यवस्थित प्रक्रिया यह होनी चाहिए। ये 4 चीजें जब होंगी जिस प्रक्रिया में, उसी को ड्यू प्रोसेस कहा जाएगा, ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस की विशेषताएं जो बताई गई है के गोपालन में, ये अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस बताया गया है, व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता के हनन के लिए, उसी के बराबर या उसी की विशेषताओं को यहां रखा गया। यानी एक गोपालन में दूसरा तर्क आया कि पहली बात, यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हमें वंचित किया जाएगा। तो विधि का अर्थ क्या है? सुविधि। और सुविधि का अर्थ क्या है? जिसमें नेचुरल जस्टिस के नियम शामिल है वो। और चूंकि इस विधि में नेचुरल जस्टिस को स्थान नहीं मिला, इसलिए सुविधि नहीं, और इसलिए ये विधि नहीं, और इसलिए इसकी प्रक्रिया से हमें वंचित किया जाना, विधि की प्रक्रिया से वंचित किया जाना नहीं कहा जा सकता। और दैट इज वाई मेरा डिटेंशन इलीगल है और हैबियस कॉर्पस जारी होनी चाहिए। दूसरा तर्क ए के गोपालन में लिया कि ये जो मेरा डिटेंशन है ये विधि की प्रक्रिया से है, ठीक है, विधि तो नहीं है, ये विधि की प्रक्रिया से भी नहीं है। क्योंकि वकील जब तर्क देते हैं तो मैक्सिमम देते हैं, मैक्सिमम। वो कहते हैं ये विधि तो नहीं है, साथ ही इसकी प्रक्रिया, इसको भी विधि की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, ये मनमानापन है, ठीक है। क्योंकि विधि की प्रक्रिया का मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में 4 विशेषताएं होनी चाहिए, और ये चारों विशेषताएं इस विधि में नहीं है। दैट इज वाई इट कांट बी ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरी बात, और तीसरा तर्क ए के गोपालन में उन्होंने लिया कि जब आपने हमें डिटेन कर दिया, जब आपने हमें डिटेन कर दिया, तो मेरी कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त, वो भी हमसे छिन गई। मेरी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसी भी स्तर तक उपयोग करने की, वो भी छिन गई। अब अधिकतम हम जेल के लोगों से अपनी बात कह सकते हैं, बाकी नहीं कह सकते। मेरी जो निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता थी, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, कोई भी व्यापार वाणिज्य ये अपनाने की स्वतंत्रता थी, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता थी, ये सब भी चली गई। सिवाय तत्कालीन अनुच्छेद 19 में तो संपत्ति का अधिकार ये भी था, संपत्ति, ठीक है, 19 वो भी था ना, वो तो बाद में हटाया है, ये तो 1951 की बात है, वो तो बहुत बाद में हटा। तो उनका कहना था कि संपत्ति धारण करने की जो स्वतंत्रता मेरी है, इसे छोड़कर अनुच्छेद 19 में जितनी स्वतंत्रताएं सब बाधित हो गई जब आपने हमें जेल में भेज दिया। तो चूंकि आपने हमें जेल में भेजा और मेरी इतनी स्वतंत्रताएं चली गई, तो जिस विधि के मुताबिक आपने हमें निवारक निरोध में भेजा है, जिसकी वजह से मेरी अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं बाधित हुई है, उस विधि को अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक
अनुच्छेद 19 पर जो प्रतिबंध लगाने के हेड्स बताए गए उनके मुताबिक रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि वहां अनुच्छेद 19 में सीधे कहा कि अगर आप व्यक्ति की अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो पहली चीज राज्य द्वारा लगाया जाएगा, दूसरी चीज राज्य विधि के माध्यम से लगाएगा, तीसरी चीज विधि कैसी होगी, युक्ति संगत, ठीक है ना, युक्ति संगत निर्बंधन, ठीक है, युक्ति संगत विधि के माध्यम से युक्ति संगत निर्बंधन यही लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो आपने जो कृत्य किया, जैसे आपका एक कृत्य विधि की 2 परिभाषाओं में अपराध का गठन कर सकता है, ठीक है, काम एक ही होगा लेकिन उसमें विधि की 2 परिभाषाओं के अंतर्गत अपराध हो सकता है, ठीक है ना। आपने लूट की तो आपने चोरी भी की, ठीक है, और उपाधि, सदोष अवरोध, ठीक है, इसे या मृत्यु, इसे कारित करने का, ठीक है, या तो इसे कारित किया या इसे कारित करने का भय ये उत्पन्न किया, कुछ तो किया, तो आपका एक ही काम विधि की 2 परिभाषाओं में आने वाला अपराध गठित कर सकती। ठीक उसी ढंग से आपने हमें मेरी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया, तो आपका यह काम अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं जो मेरी हैं उन्हें भी हमसे छीन सकता है, ठीक है ना। तो जब आपका यही काम अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं को भी छीन सकता है तो आपके काम को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक दिए गए हैं उन शीर्षकों के मुताबिक भी जस्टिफाइड, न्यायोचित होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका यह काम अनुच्छेद 19 से भी बार्ड हो जाता है, अनुच्छेद 19 से भी बाधित हो जाता है, और इसलिए भी मेरे इस इलीगल डिटेंशन को खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये these 3 major arguments which were forwarded by the A.K. गोपालन, ठीक है। और यहां केवल किस पर बात हो रही कि विधि और उसकी प्रक्रिया, प्राण की स्वतंत्रता में क्या शामिल, दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल, इस पर बात नहीं हो रही है, ठीक है, विधि और उसकी प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 21 के प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर चर्चा हो रही है, ठीक है। इसलिए A.K. गोपालन बहुत महत्व की बात नहीं है, बहुत महत्व की बात इसीलिए है क्योंकि पहली बार इन सब बातों पर चर्चा शुरू हुई। अदरवाइज इन अनुच्छेद 21 का जो विस्तार है वो तो मेनका गांधी में ही आएगा, ठीक है, वहां विस्तार से चर्चा होगी प्राण की स्वतंत्रता, मीनिंग देयर बाय, इसका मतलब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है, विधि इसका मतलब क्या है, विधि की प्रक्रिया इसका मतलब क्या है, वहां 4 अलग अलग शब्दों की व्याख्या भी शुरू होगी। यहां पर सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट इस पर बात हो रही है और बड़ी सीमित बात हो रही है कि विधि क्या और उसकी प्रक्रिया क्या, ठीक है। विधि किन अर्थों में है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, प्रयुक्त शब्द है। विधि की प्रक्रिया किन अर्थों में है, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द है। तो A.K. गोपालन का कहना है कि 21 में विधि का अर्थ या विधि शब्द का अर्थ सुविधि से है और विधि की प्रक्रिया इस शब्द का अर्थ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन दोनों बातों को नहीं मानेगा, ठीक है, और किन तर्कों के आधार पर नहीं मानेगा और न मानने का परिणाम। अच्छा, एक चीज बस यहीं पर और समझना है कि अगर A.K. गोपालन के तर्क को मान लिया जाए, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जो प्रतिबंध लगाएगा वो विधायिका की शक्ति पर लगा देगा, ठीक है,
क्योंकि क्या कहना है ए के गोपालन का? ए के गोपालन का कहना है कि विधि शब्द का अर्थ है सुविधि और विधि की प्रक्रिया का अर्थ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 21 को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, किंतु ऐसी विधि जो सुविधि है और सुविधि की ऐसी प्रक्रिया जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके मुताबिक वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर ए के गोपालन के तर्क को मान लिया जाए तो इसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे पढ़ा जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो समुचित विधि यानी सुविधि इसके गुणों को अपने में समाहित न करती हो, और लेजिस्लेचर ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया या ऐसी कोई विधि की प्रक्रिया निश्चित नहीं कर सकती जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न हो। ठीक है, और उसके बाद उस विधि के माध्यम से किसी की दैहिक स्वतंत्रता को वंचित कर दिया जाए। लेजिस्लेचर ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कर भी दिया तो उस विधि का कोई मतलब नहीं। उस विधि के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाए। तो अगर ए के गोपालन के तर्क माने गए तो अनुच्छेद 21 जो शख्स प्रतिबंध लगा देगा वो क्या लगाएगा? विधायिका की शक्ति पर, कि विधायिका ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती, और अगर बना भी दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, और जिस बात का कोई मतलब ही नहीं उसके करने का मतलब क्या है? ठीक है, और अगर अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या ए के गोपालन दे रहे हैं उसे न माना जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है, वो क्या कहेगा कि नहीं, यहां विधि का मतलब है इनेक्टेड लॉ। ठीक है, ऐसा इनेक्टेड लॉ जो सिर्फ इनेक्टेड है, भले ही उसमें जज के गुण नहीं है, और विधि की प्रक्रिया का अर्थ है सिर्फ विधि की प्रक्रिया, भले ही वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी यह कहेगा, किन तर्कों पर कहेगा उसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन यह कहेगा। और अगर यह मान लिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया के बिना, यह इसका अर्थ आएगा। ठीक है, और व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने के सहित कोई भी काम जो किया जाता है वो राज्य का कौन सा अंग करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसका मतलब यह है कि अगर अनुच्छेद 21 की वो व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट देगा अभी, या ए के गोपालन के तर्कों को अमान्य करते हुए अगर अनुच्छेद 21 की व्याख्या की जाए, तो अनुच्छेद 21 जो प्रतिबंध लगाएगा वो किसकी शक्ति पर लगाएगा? कार्यपालिका की, कि कार्यपालिका विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती, विधि कैसी भी हो, लेकिन हो। ठीक है, ऐसा कार्यपालिका नहीं कर सकती कि सड़क से किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया, यह नहीं कर सकती जब तक कि कोई कानून ना हो। हां, अगर कानून है कि सड़क चलते किसी भी आदमी को डाल सकते हैं तो डाल भी दें, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। इसका मतलब अनुच्छेद 21 की व्याख्या ए के गोपालन जो दे रहे हैं वो स्वीकार हो जाए तो अनुच्छेद 21 विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगा देगा, और अगर अनुच्छेद 21 में ए के गोपालन की दी गई व्याख्या स्वीकार न हो तो अनुच्छेद 21 जो प्रतिबंध लगाएगा वो कार्यपालिका की शक्ति पर लगाएगा, विधायिका की शक्ति पर नहीं। और यह भी आपसे प्री में पूछा जाता है, ठीक है, कि आज की तिथि पर अनुच्छेद 21 किसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है? तो आज की तिथि पर विधायिका की शक्ति पर लगाता है। क्यों? क्योंकि मेनका गांधी में जो व्याख्या दी गई वो आज चलती है, और मेनका गांधी में वही व्याख्या स्वीकार हुई जो ए के गोपालन दे रहे थे, बल्कि उससे भी बढ़कर स्वीकार हुई। ठीक है ना? और मेनका गांधी से पूर्व
अनुच्छेद 21 जो प्रतिबंध लगाता था वो कार्यपालिका की शक्ति पर लगाता था, क्योंकि उस समय ए.के. गोपालन की व्याख्या स्वीकार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन की व्याख्या स्वीकार नहीं की, किन तर्कों पर नहीं की, इसकी चर्चा कल करेंगे, देखें।